उत्तर प्रदेश डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर में आपका पहला पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार होता है। इसमें पेपर 50 नंबर का होगा, ठीक है। इस 50 नंबर के पेपर में आपके शुरुआत के 15 सवाल बहुविकल्पीय होते हैं। तो आपका यह पूरा कोशिश होना चाहिए कि जो है आप 15 में 15 आपको मिल जाए। शुरुआत के जब आपको 15 नंबर मिल जाएंगे तो ये जान लीजिए कापी जो चेक करेगा वो आगे आपके, अगर आप थोड़ा बहुत गलत भी किए रहेंगे ना तो वो उतना नहीं आपको नंबर दे ही देगा। इसलिए शुरुआत के बहुविकल्पी वाले आप सही कर दीजिए बस। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला सवाल देखते हैं। जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप कर लीजिए, आपको बढ़िया नंबर मिलेगा, उसे याद कर लीजिए। जैसे मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। यह किसका कथन है ये बताना है। आप याद कर लीजिए कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एनसीईआरटी का कथन है। और प्रश्न 2 देखते हैं। लिखा है मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका है कोठारी कमीशन का। आपको याद रखना है, कोठारी कमीशन का यह कथन है। प्रश्न 3 देखते हैं। मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। यह कथन किसका है? आपको बताना है। रैमर्स तथा गेज का। यह कथन रैमर्स तथा गेज का है। प्रश्न संख्या 4 आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या होता है। आपको बताना है मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष किसे कहते हैं? स्वाभाविकरण करना। स्वाभाविकरण करना ही मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष होता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसने दी है? आपको बताना है। तो हो जाएगा डांडेकर ने। यह परिभाषा मूल्यांकन की किसने दी है? डांडेकर ने। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि उसमें सुधार भी करता है। ये किसकी परिभाषा है? आपको बताना है। तो ये परिभाषा है बेसले की। आपका बेसले आंसर सही हो जाएगा। अब प्रश्न 7 देखते हैं। प्रश्न 7 यहाँ पे कह रहा है मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। किसने कहा था? तो इसका हो जाएगा रैमर्स एंड गेज। रैमर्स और गेज ने ये बात बोली थी। प्रश्न 8 देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, बताना है आपको। तो मूल्यांकन का जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो शैक्षिक उद्देश्य होता है, अधिगम अनुभव होता है और व्यवहार परिवर्तन होता है। इसलिए यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न 9 देखते हैं। महेश ने गणित विषय की परीक्षा में 60 अंक प्राप्त किए। यह प्रक्रिया मतलब 60 अंक प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मापन। यह प्रक्रिया मापन कहलाती है। उसके बाद प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों दृष्टि से उत्तम है अथवा वांछनीय है, ठीक है, उसको मानकर चला जाता है। यह कथन है, आपको बताना है, रैमर्स का। रैमर्स ने क्या कहा था? रैमर्स ने कहा था मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों दृष्टि से उत्तम है, यही कहा था। प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11 है जिस परीक्षण से शिक्षार्थी की किसी विषय या अनेक विषयों में कठिनाई ज्ञात की जाती है उसे कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। 12वां प्रश्न मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिमाणों की पुष्टि संबंधित है व्यवहार परिवर्तन से, ठीक है। 13 दक्षता आधारित मूल्यांकन है। दक्षता आधारित मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन ये दोनों होता है। 14
कक्षोन्नति का प्रमुख साधन है? कक्षोन्नति का प्रमुख साधन वार्षिक परीक्षा होती है। 15। सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः विभक्त कर दिया जाता है 10 भागों में। छात्रों के 16वां छात्रों के व्यक्तित्व संबंधी पक्ष हैं 10। ठीक है, छात्रों के व्यक्तित्व संबंधी कितने पक्ष होते हैं? 10। प्रश्न 17। पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाएं हैं। पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाएं वाद विवाद, तैरना, खेलकूद, ये सभी पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाएं। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 18 देखते हैं अब। प्रश्न 18 में कह रहा है सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त करता है। तो इसमें सार्थक ज्ञान के लिए और निरर्थक ज्ञान के लिए, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 19। छात्र ड्रिल विधि के आधार पर सीखते हैं। ड्रिल विधि के आधार पर क्या चीज सीखते हैं? पहाड़ा, गिनती और कविता, ये तीनों चीजें सीखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। 20वां प्रश्न क्या कहता है? प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 3RS परीक्षण। 21वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? मूल्यांकन का अर्थ है, बताइए। मूल्यांकन का अर्थ होता है छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच करना। 22वां प्रश्न, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभक्त किया है? जो ब्लूम थे उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभक्त किया था? तो उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में विभक्त किया था। 23वां देखते हैं। 23वां हमसे कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? प्राथमिक कक्षाओं में निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। निरीक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। इसके बाद 24वां प्रश्न है गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं। जो गुणों का मापन करना रहता है तब क्या प्रयोग किया जाता है? निर्धारण सूची। 25वां प्रश्न हमसे कह रहा है अशाब्दिक निर्धारण मापनी है, इसमें से बताना है। तो ये आत्म निर्धारण विधि, यही अशाब्दिक निर्धारण मापनी होती है। 26 निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग बताइए। निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विषयी। 27 में उत्तम परीक्षण की विशेषता बताइए। तो वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता, ये तीनों ही आपका होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 28 शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबद्ध है, घनिष्ठ रूप से संबंधित है। 28 29वां मूल्यांकन के द्वारा स्तर को ज्ञात किया जाता है, छात्र के अधिगम स्तर को। ठीक है। 30 निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है? बताना है इसमें कौन परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है। तो इसमें हो जाएगा मानक त्रुटि। और परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी है? तो विधियां ज्ञात करने की आपकी हो जाएंगी परीक्षण, पुनः परीक्षण, अर्धविच्छेदन और समांतर प्रारूप प्रविधि। प्रश्न 31 वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? क्रॉनबैक की है। प्रश्न 32 कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? पूछ रहा है, आपको ध्यान देना है, यहाँ पर नहीं लिखा है। तो हो जाएगा आपका संक्षिप्तता, यही आपका अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। प्रश्न 33 जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन का प्रयोजन होता है तो वह परीक्षण क्या कहलाता है? तो वह परीक्षण वैध कहलाता है। ठीक है। 34 कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है गिलफोर्ड का। 35 शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष हैं।
स्वैच्छिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 4 पक्ष होते हैं। प्रश्न 36, निदानात्मक परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? इसके द्वारा उद्देश्यहीन हो जाते हैं। जो आपका निदानात्मक परीक्षण होता है, कौन सा एक गुण इन चारों ऑप्शन में से कौन सा गुण है जो नहीं है? तो इसके द्वारा आप उद्देश्यहीन हो जाते हैं, यही आपका नहीं है। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा आप उद्देश्यहीन नहीं होते, बल्कि आपको आपका उद्देश्य मिलता है। प्रश्न 37, निदानात्मक परीक्षण सत्र निर्माण के लिए प्रथम सोपान कौन सा है? पाठ्यवस्तु का विश्लेषण। प्रश्न 38, आधार रूप में निदान एवं उपचार साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? स्किनर ने क्या कहा था? स्किनर का ही है। आधार रूप में निदान एवं उपचार साथ साथ चलते हैं। 39, उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में कौन नहीं है? यहाँ पर नहीं लिखा है। उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में वाचन आता है, अभिलेखन आता है और निरीक्षण आता है। तो यहाँ पे जो अंक गणित है, ये उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में नहीं होता है। 40, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये आपका दिया था कालियर तथा लुविन ने। कालियर और लुविन ने दिया था। 41वां प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान को क्या कहा जाता है? सीखने का तरीका। यही आपका हो जाए। क्रियात्मक अनुसंधान को सीखने का तरीका कहते हैं। 42, क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग होता है शिक्षण सुधार में, शिक्षण में परिवर्तन के लिए और विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या के समाधान के लिए। तीनों आपका उपरोक्त सभी। 43, क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम शैक्षिक कार्यक्रम पर प्रभाव डालते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम शैक्षिक कार्यक्रम पर प्रभाव डालते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का जो परिणाम होता है वो शैक्षिक कार्यक्रम पर प्रभाव डालता है। यह प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। 44, क्रियात्मक अनुसंधान एक सीखने का तरीका है। किसने कहा था? क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? सीखने का तरीका है। यह कहा था स्टीफन एम कोरे ने, याद रखिएगा। निम्न में से शिक्षा के नूतन आयाम का भाग नहीं है। शिक्षा का जो नूतन आयाम है, शिक्षा का नूतन आयाम का भाग नहीं है। अध्यापकों का वेतनमान का पुनर्निर्माण। 46, कौन सी प्रवृत्ति नई नहीं है? कौन सी प्रवृत्ति नई नहीं है, पुरानी है, बताना है। तो आशावादी प्रवृत्ति, ये नई नहीं है। और नया मनोवैज्ञानिक, सामाजिक प्रवृत्ति, वैज्ञानिक, ये सभी तीनों नई है। 47वां देखते हैं। 47, नवाचार का अर्थ है वह परिवर्तन जो नवीनता लाए। नवाचार मतलब वह परिवर्तन जो नवीनता लाए। यह किसने लिखा है, बताना है। तो ये लिखा है योगेंद्र जीत ने लिखा था, योगेंद्र जीत ने। 48, नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति विचार के रूप में करे। नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति विचार के रूप में करे, यह कहा था रोजर्स ने। अगला प्रश्न देखते हैं। 49, निम्न में से नवाचार की कौन सी विशेषता है? तो हो जाएगा जिसे नया समझा जाता है, प्रयासपूर्ण किया जाने वाला कार्य, वर्तमान परिस्थितियों में सुधार लाने वाला प्रयत्न, ये सभी उपरोक्त सभी हो जाएगा। 50, नवाचार की सफलता के मूल्यांकन के विषय में निम्न विचार किस विद्वान का है? बताइए। किसी नवाचार के द्वारा अर्जित कौशलों का प्रयोग आने वाले नवाचारों में भी किया जाता है, यह कहा था एम बी माइल्स ने कहा था। 51, शैक्षिक नवाचार अथवा शैक्षिक नवीन विधाओं को जानने का स्रोत है। शैक्षिक नवाचार शैक्षिक नवीन विधाओं को जानने का स्रोत है। यह शिक्षा संबंधित पत्रिकाएं, शोध पत्रिकाएं, शिक्षा प्रसार सेवा विभाग। 52, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक कौन है? बताना है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक
अंशतसी हैं। देखिए क्या लिखा है, अंशतसी। यही है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक, अंशतसी। 52, 53, 53 है, शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। इसे डांडेकर ने कहा था। देखिए आप एक बार और यही सवाल आया इससे पहले भी, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है डांडेकर वाला, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं 54। देखिए, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन कोठारी आयोग ने कहा था। 53 के 55 देखते हैं, कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है? नहीं है पूछा है यहाँ पे, देखिए नहीं 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 है। तो इसमें आपका हो जाएगा, पहले चारों ऑप्शन देख लेते हैं। पहला शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा सीखने का अनुभव, मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी है, छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर, यही आपका आवश्यक अंग नहीं है। और आवश्यक अंग क्या क्या है? तो शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहारिक परिवर्तन। प्रश्न 56, निकष संदर्भित मापन की अवधारणा सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? बताना है। तो ये आपका दिया गया था रॉबर्ट ग्लेसर के द्वारा। 57, ऐसा मापन जो किसी व्यक्ति के गुण की सापेक्ष स्थिति का वर्णन करे, उससे संबंधित समूह के संदर्भ में करता है, उसे कहते हैं मानक संदर्भित मापन। देखिए क्या कह रहा प्रश्न, ऐसा मापन जो किसी व्यक्ति के गुण की सापेक्ष स्थिति का वर्णन करे, उससे संबंधित समूह के संदर्भ में करता है, उसे कहते हैं मानक संदर्भित मापन। 58, जब सीखने वाले छात्र की उपलब्धि का वांछित स्तर शिक्षण के उद्देश्यों या विषय सामग्री के रूप में पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है, तो इस प्रकार के परीक्षण को कहते हैं निकष संदर्भित परीक्षण। ठीक है। 59, कौन परीक्षण नहीं है? तो आपको बताना इसमें से चारों में से कौन परीक्षण नहीं है। ये जो प्रेक्षण है ये परीक्षण नहीं है। निदानात्मक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण और अभिक्षमता परीक्षण, ये तीनों परीक्षण हैं। ठीक है, बस यही नहीं है। 60, कौन ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं। ठीक है, ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य से ये चारित्रीकरण संबंधित नहीं है, चारित्रीकरण। 61, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य प्रयोजन बताना है। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य प्रयोजन किसी विषय में छात्रों की विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाना, यही आपका होता है। 62, कौन उपलब्धि परीक्षण निर्माण का सोपान नहीं है? सोपान माने पदक्रम, उपलब्धि परीक्षण निर्माण का सोपान बताना है। तो ये जो परीक्षण का प्रशासन करना यही नहीं है और सभी है। परीक्षण की योजना बनाना ये भी है, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना और परीक्षण का मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ये हो जाएगा कि परीक्षण का प्रशासन करना ये उपलब्धि परीक्षण निर्माण का सोपान नहीं है। ठीक है, नहीं है। प्रश्न 63, निम्न में से कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? देखिए यहाँ पे कहा है ना नहीं, नहीं आपको ध्यान से पढ़ना है। तो हो जाएगा संक्षिप्तता, ये आपकी अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। 64, जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन करने का प्रयोजन होता है, तो वह परीक्षण क्या कहलाता है? वैध कहलाता है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 65 देखते हैं, कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है। इस परिभाषा को किसने दिया था? बताना है। गिलफोर्ड ने परिभाषा दी थी। 66, विश्वसनीयता प्राप्त परीक्षण प्राप्तांकों में वास्तविक विचरण का अनुपात है, यह किसने कहा था? किसकी परिभाषा है? यह है गिलफोर्ड की। फिर 67, परीक्षण की विश्वसनीयता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त है, यही बताना है। तो इनमें से आपका मानकीकरण में वृद्धि करना, पदों की संख्या में वृद्धि करना और परीक्षण की समय सीमा निर्धारित करना, ये तीनों ही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 68, वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी
प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निष्कर्ष तक पहुंचता है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? तो ये दी थी क्रॉनबेक ने। 69। निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षण है? बुद्धि परीक्षण कौन सा बताना है? बिनेट साइमन परीक्षण एक बुद्धि परीक्षण है। 70। बुद्धि का मापन करने वाले बिनेट साइमन परीक्षण का निर्माण कब किया गया था? सन बताना है आपको। तो इसमें हो जाएगा आपका सन 1905 में। बिनेट साइमन परीक्षण कब शुरू हुआ था, कब निर्माण किया गया था? 1905 में। 71। बुद्धि मापन हेतु स्टैनफोर्ड विने परीक्षण का निर्माण किया गया था? आपको बताना है स्टैनफोर्ड विने परीक्षण। आप ध्यान देंगे स्टैनफोर्ड विने परीक्षण, तो आपका हो जाएगा 1908 में। और बिने साइमन परीक्षण 1905 में था। अभी आपने देखा था बिने साइमन परीक्षण। बिने साइमन परीक्षण का निर्माण हुआ था 1905 में। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का निर्माण हुआ है आपका 1908 में। ठीक है, ध्यान रखिए। प्रश्न 72। कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है निम्नलिखित में से? कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण? तो आपका हो जाएगा आर्मी अल्फा परीक्षण। 73। थॉर्नडाइक ने निम्न में से किस बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बहुकारक सिद्धांत उन्होंने दिया था थॉर्नडाइक ने। 74। 74 कह रहा है एक 10 वर्ष का लड़का 12 वर्ष की मानसिक आयु रखता है तो उसका बुद्धि लब्धि होगा। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र आपको पता ही है, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, तो मेंटल एज यहाँ पे दिया है, मानसिक आयु 12 वर्ष है। मानसिक आयु 12 वर्ष है तो मानसिक आयु को माने 12 यहाँ ऊपर लिख देंगे, 12 ऊपर हो गया। और शारीरिक आयु कितना है? 10 है। गुणे कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। 10 से काटेंगे 10 दहाइयों में 100 हो जाएगा। 10 दहाई में 100 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 गुणे 12 बराबर 120। बुद्धि लब्धि 120 आ गई। देखिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 75। मानसिक अभियोग्यता का मापन होता है सापेक्ष मान। ठीक है। 76। 90 से 100 के बीच बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति किस बौद्धिक स्तर के अंतर्गत आता है? तो आपका हो जाएगा सामान्य बुद्धि। 77 देखते हैं। 77 कह रहा है बिने साइमन और टर्मैन द्वारा निर्मित बुद्धि परीक्षण निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो हो जाएगा आपका व्यक्तिगत परीक्षण। ठीक है, व्यक्तिगत परीक्षण इस श्रेणी में आता है। 78 कह रहा है कौन व्यक्तित्व परक प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? व्यक्तित्व परक प्रक्षेपी परीक्षण कौन सा नहीं है? नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कैटिल 16 PF, यही आपका नहीं है और सभी है। व्यक्तित्व परक प्रक्षेपी परीक्षण है, TAT भी है, शब्द साक्षर भी है, रोसा का इंक ब्लॉक टेस्ट भी है। 79 का देख लेते हैं। निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है? पूछ रहा है दोष कौन सा है? उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना, यही आपका दोष है। कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं, जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिया है ABCD, इसे ही वस्तुनिष्ठ MCQ या बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। तो इसमें एक दोष होता है, इस तरह के प्रश्नों में बच्चे जब उत्तर नहीं आता है तो उस प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगा देते। जैसे इस चारों में से आपको पता ही नहीं है कौन सा आंसर है इस प्रश्न का, तो आप अनुमान लगा देंगे कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, तो कोई भी ऑप्शन लगा देंगे। तो यही वस्तुनिष्ठ परीक्षण का यही दोष होता है, दोष कि उत्तर का अनुमान लगाया जाता है इसमें। प्रश्न 80। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक और छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ये किसकी परिभाषा है बताना है? ये परिभाषा है क्रॉनबेक की। क्रॉनबेक की उनका नाम ही क्रॉनबेक की है। ठीक है, 81 देखते हैं। मापन होता है बताना है। मापन आपका होता है मात्रात्मक। 82। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है बताना है, तो व्यापक मूल्यांकन द्वारा। 83 देखते हैं। ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? आपको बताना है। मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 84। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है। 85 देख लेते हैं। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान भूगोल तथा कृषि विषय में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है A।
उसके बाद 86 देख लेते हैं। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, प्रश्न कह रहा है नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं है। उत्तम परीक्षण की विशेषता कठोरता जो होती है वो उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं होती है। 87 छात्र के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है मौखिक मूल्यांकन द्वारा। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 88 क्या कह रहा है, छात्र की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष क्या कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा भावात्मक पक्ष। किससे संबंधित है? संवेग। संवेग मतलब होता है इमोशंस। इमोशन माने क्या होता है? भाव। रुचि भी आपका एक भावना ही है। मनोवृत्ति माने आपको क्या पसंद है, तो यह भावात्मक पक्ष हो जाएगा। 89 ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? ब्लूप्रिंट का संबंध है प्रश्न पत्र निर्माण से। 90 देखते हैं। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? उसे कहा जाता है उपचारात्मक शिक्षण। प्रश्न 91 बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह किसका कथन है? यह आपका रॉस का कथन है। 91 के बाद 92 प्रश्न। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था? तो आपका हो जाएगा स्टीफन एम कोरे ने किया था, याद रखिएगा। 93 कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है? क्रियात्मक शोध कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 94 देखते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कितने पक्ष होते हैं? शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कितने पक्ष होते हैं? आपके चार पक्ष होते हैं। 95 किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है, वह निर्णय क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। 96 व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है, बताना है। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन ही व्यापक मूल्यांकन होता है, ये सही है। 97 मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए। 98 बताना है किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है? तो आपका हो जाएगा समझ का। ठीक है, संज्ञान मतलब क्या होता है? आपकी समझ, बुद्धि, भावना, ये सब। 99 किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है? रुचियों का। 100 सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? तो आपकी 5 क्रियाएं होती हैं। 101 बच्चों द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु तैयार किया गया बच्चों द्वारा किए गए कार्य और उपलब्धि का विवरण रखने के लिए क्या तैयार किया जाता है? तो आपका हो जाएगा छात्र प्रोफाइल। 102 देखते हैं। 102 कह रहा है निम्न में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? तो आपका हो जाएगा मापक के द्वारा। 103 क्या कह रहा है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है? बताना है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या हमारी और हल भी हमारा। 104 निम्न में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? ठीक है, क्रियात्मक शोध की विशेषता है समस्याएं अनुभवजन्य होती। जो हमारी क्रियात्मक शोध में समस्या हमारी होती है, मतलब समस्या हमें ही अनुभव होनी चाहिए और हम ही उसका समाधान करेंगे। प्रश्न 105 क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? तो आपका हो जाएगा 6 चरणों में। इसका अंतिम चरण होता है निष्कर्ष। कभी कभी प्रश्न पूछता है। 106 क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पे पूछा है, नहीं आता है, ध्यान रखना है। तो हो जाएगा आपका प्रवृत्ति, ये नहीं है। क्या क्या आएगा? गुणवत्ता आएगा, मूल्यांकन आएगा और समय भी आएगा। 107 क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? यह आपका परिकल्पना या उपकल्पना कहलाता है। उपकल्पना भी बोल सकते हैं या परिकल्पना ही। जैसे कोई आविष्कार करना होता है तो पहले ही सोच लिया जाता है कि हाँ उस तरह का होगा, बनने से पहले ही तब उसको बनाया जाता है, तो वही आपका परिकल्पना या उपकल्पना है। या किसी समस्या का हल है कि हाँ इसी को ऐसे ऐसे करके हल किया जा सकता है। हल तो बाद में करेंगे लेकिन पहले उसे अपने दिमाग में सोचेंगे, वही परिकल्पना होती है। 108 क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समष्टि। याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी प्रश्न है। क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? समष्टि। समष्टि समष्टि ठीक है, समष्टि कहते हैं। 109 निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका हो जाएगा प्रत्यक्षण।
क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है। प्रत्यक्ष और क्या क्या आता है? साक्षात्कार आएगा, प्रश्नावली आएगा और अवलोकन भी आएगा। 110 बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्योपान शिक्षक कक्षा में करता है। यह किसका कथन है? यह आपका हो जाएगा रॉस का कथन है। व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, आपको बताना है किसका किया जाता है? व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न 112 देखते हैं। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। किससे संबंधित है? बोध से, ज्ञान से और अनुप्रयोग से। उपयुक्त सभी हो जाएगा। सतत मूल्यांकन का क्या कहलाता है? सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन और नित्य प्रति किया जाना, माने ये तीनों। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 114 देखते हैं। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक और छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। है किसका कथन है? ग्रीन का। ऑप्शन सी। 115 विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले। उत्तम परीक्षण की विशेषता है वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता, ये तीनों आपके उपयुक्त उत्तम परीक्षण की विशेषता है। रचनात्मक मूल्यांकन में क्या किया जाता है बताना है आपको। रचनात्मक मूल्यांकन में बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। भावात्मक पक्ष कहलाता है बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, बच्चों के संवेगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष और बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, ये तीनों ही होगा। उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। 119 ब्लूप्रिंट का संबंध है बताना किससे है? ब्लूप्रिंट का संबंध, ब्लूप्रिंट का संबंध है आपका प्रश्न पत्र निर्माण से। प्रश्न 120 देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है बताना किससे? बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न 121 रॉस का कथन है बताना क्या है? बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यही रॉस का कथन है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यही रॉस का कथन है। स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था? आपको बताना है। स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था? क्रियात्मक अनुसंधान। इसके बाद देखिए 123 क्या कहता है? क्रियात्मक शोध करने का अधिकार किसको है बताना है आपको। क्रियात्मक शोध करने का अधिकार शिक्षक, प्रधानाध्यापक, छात्र और एबीएस से। ये आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है, ये आपको बताना है। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता कौन होता है? आपका होता है उत्पादक और उपभोक्ता दोनों। प्रश्न 125 क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? स्टीफन एम कोरे हैं। यहाँ पे आप देखिए स्टीफन एम कोरे क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। 126 देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कब आरंभ हुआ था? 2009 में आरंभ हुआ था। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सन 2009 में आरंभ हुआ था। रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया है। 60 अंक प्राप्त करना क्या कहलाता है? ये आपका मापन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी कब विकसित हुई थी? आपको बताना है ब्लूम टेक्सोनॉमी कब विकसित हुई थी। ये आपका हो जाएगा 1956। याद कर लीजिएगा कैसे भी करके। 19 उसके बाद 5 और 6 1956 ब्लूम टेक्सोनॉमी, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए कम से कम। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक का नाम क्या है? आपको बताना है। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक का नाम, प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक का नाम है टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक का नाम है टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्पष्टता, एकार्थता, समान अंक प्रणाली, मूल्यांकन में पक्षपात की संभावना न होना। यहाँ पे देखिए व्यक्तिपरकता वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता नहीं है। और समय की मितव्ययिता क्या होती है ये भी आप जानना चाहते होंगे, देख लेते हैं। समय की मितव्ययिता का अर्थ होता है समय का उचित, योजनाबद्ध और बचतपूर्ण उपयोग करना, अर्थात कार्य को कम से कम समय में अधिकतम प्रभावशीलता के साथ पूरा करना है, समय की मितव्ययिता कहलाता है। देख लीजिए, आप पढ़ भी सकते हैं स्वयं से। और निष्कर्ष रूप में देख लेते हैं, समय की मितव्ययिता सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही जीवन और कार्य दोनों में सफल होता है। अब चलिए अपने प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा पाठ्यक्रम की व्यापकता, यह विशेषता नहीं है।
उन्हें वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए जो आप प्रश्न बनाएंगे उसमें जो आपका पाठ्यक्रम रहेगा वो पूरा किताब रहेगा, अन्य जगह पूरा पढ़ना पड़ेगा लाइन बाय लाइन, तब जाके आप वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आप उत्तर दे पाएंगे। तो पाठ्यक्रम की व्यापकता, यहाँ पे आप प्रश्न 132 देखिए, समस्या हमारे और हल भी हमारे यह लक्ष्य है क्रियात्मक शोध का। देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया है क्रियात्मक शोध का। प्रश्न 133 क्या कह रहा है, शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है, आपको बताना है शैक्षिक मूल्यांकन का अधिगम अनुभव ही शैक्षिक मूल्यांकन का अंग होता है। परिकल्पना क्या होती है आपको बताना है, ये प्रश्न पहले भी हो चुका है, ठीक है। परिकल्पना होता है समाधान का पूर्व अनुमान, समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना होती है। मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित होता है, मापन का सामान्य सिद्धांत, प्रश्न 135, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित होता है गणित से, मापन का सामान्य सिद्धांत गणित से संबंधित होता है। प्रश्न 136, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया, यह किसका कथन है, एस एस स्टीवेंसन का कथन है। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया, यह कथन है एस एस स्टीवेंसन का। शैक्षिक उद्देश्य का अंग बताइए क्या है, शैक्षिक उद्देश्य का अंग बालक भी होता है, समाज भी होता है, विषय वस्तु, उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 38 देख लेते हैं, बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है, बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र आपका कौन सा है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, आपको बताना है बोध का अंग नहीं है, क्या नहीं है, अनुप्रयोग, यही आपका बोध का अंग नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए आपका प्रश्न नंबर 139 था। आप वीडियो को अगर पूरा देखे हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये तो आपका डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर का पहला पेपर था। डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर भी पढ़ाऊंगा, चारों सेमेस्टर पढ़ाऊंगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप 139 सवाल आप ध्यान से याद कर लेते हैं तो आपका जो शुरुआत का 15 सवाल होता है वो आपका सारा सही हो जाएगा। और जो अति लघु उत्तरीय होता है, अगर इसे आप याद कर लेते हैं, जैसे प्रश्न है उसका उत्तर आपको याद है, तो उसमें से भी आपको कई सारे सवाल मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से आज का ये लेसन कंप्लीट हुआ है। थैंक्स फॉर वाचिंग, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ऐसे वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके हर सवाल का जवाब कमेंट में, आपको जो भी पूछेंगे सबका जवाब मिलेगा। थैंक्स।